करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक आपका वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, जैसे आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं जिसमें आपके रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके आपके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सेम आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है, जैसे केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो वो क्या है, उनमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स में रिएक्शन होती है और उससे आपका नया प्रोडक्ट कुछ बनता है। ठीक है, सेम आपका न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन इज द इंटरेक्शन between a nucleus and elementary particles, some elementary particles which results in the formation of new nucleus जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं along with one or more particles। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करें तो जब आपका किसी न्यूक्लियस से कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन को अगर हम बात करें तो आगे हम अभी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, तो किस तरीके से इंटरेक्शन होगा उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब वो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है तो एक पेरेंट्स न्यूक्लियाई एक न्यू डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पर ये आपका एक्स एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, उससे एक एलिमेंट्री पार्टिकल ये रिएक्ट कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब रिएक्ट कर रहा है, मतलब हो सकता है इसकी बम्बारमेंट इस पे की गई जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेस आया और एक ही डॉटर न्यूक्लियाई आपको मिला है वाई। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ और पार्टिकल्स आपके एमिट हुए हैं। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो कि आपका बी है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम जो है सिंबल में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से एक्स ए बी वाई। जो आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो इनिशियल पार्टिकल्स और जो फाइनल पार्टिकल्स हैं जो रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं, उनको हमेशा हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और जो आपका पेरेंट है उसको हम लेफ्ट साइड एंड डॉटर को हम हमेशा क्या लिखते हैं, राइट साइड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में मैं आपका एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, इंटरेक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिससे आपका क्या होता है, न्यू न्यूक्लियस फॉर्म होता है और उसके साथ साथ कुछ और पार्टिकल्स आपके फॉर्म होते हैं। एक रिएक्शन लिख लेते हैं। तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, रिएक्शन है आपका एग्जांपल में नाइट्रोजन पे अगर आपका अल्फा पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है तो क्या फॉर्म कर रहा है वो, 18 ऑक्सीजन 17 प्लस 1H1। ये आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है। अगेन ये क्या है आपका पेरेंट न्यूक्लियाई, ये आपका पार्टिकल, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ जिससे एक डॉटर न्यूक्लियाई ये बना और उसके साथ साथ एक और पार्टिकल निकला जो कि ये है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है आपका। ठीक है, एक और बात, न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें, ये तो आपको क्लियर हो गया एग्जांपल। न्यूक्लियर रिएक्शंस के कुछ मेन पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रखें तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में नंबर 1, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उस एनर्जी को हम जो कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी कह देते हैं। ठीक है, यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर रिएक्शंस है, आर अकम्पनीड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और लिबरेशन ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन चलती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं बिफोर आपका रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन वो सेम रहते हैं, उनका सम। ठीक है, अगर यहाँ देखें कितने हैं, 7 + 2 कितने आपके प्रोटॉन्स हैं, अगर देखें तो आप 9, यहाँ पर भी देखें कितने हैं, 9, यानी जो उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो भी क्या रहते हैं आपके, कंजर्व रहते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर देखें कितने हैं, 18 है, इधर देखें तो कितना है, यानी रिएक्शन बैलेंस होती है। जैसे आप केमिस्ट्री में बैलेंस करते हैं ना कि नंबर ऑफ जो आपके इधर आपके एटम्स यूज हुए हैं, एलिमेंट्स यूज हुए हैं, उधर भी उतने ही होने चाहिए। सेम आपका वैसे ही न्यूक्लियर में भी है। न्यूक्लियर में भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दोनों साइड उनका सम सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का दोनों साइड सेम जो है सम सेम होता है। दोनों साइड दोनों का मास जो है रिएक्शंस में बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन जो मास है वो सेम रहता है, यानी कंजर्व रहता है। एनर्जी क्या है, कंजर्व रहती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है, इन एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन टोटल एनर्जी
सॉरी टोटल चार्ज, ठीक है, कॉमा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल मास प्लस एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट कंजर्व्ड, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इन एवरी न्यूक्लियर रिएक्शंस total charge, total number of न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स आपको क्लियर हो गया, यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, एंड द टोटल मास प्लस एनर्जी, टोटल मास प्लस एनर्जी, ठीक है, रिमेन्स कंजर्व्ड, रिमेन्स कंजर्व्ड। यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा टोटल मास प्लस एनर्जी, ठीक है। अगर सपोज करो मास में कुछ चेंज होता है तो वो चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हमें मिलता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर मास में कोई डिफेक्ट होता है या मास में कुछ कमी होती है तो वो इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी आपको मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी एंड क्यू वैल्यू। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, द न्यूक्लियर रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय लिबरेशन ऑफ एनर्जी और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, यानी न्यूक्लियर एनर्जी में जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, या जो एब्जॉर्ब होती है उसे एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब बात करते हैं क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या है, किसी भी आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन है तो क्यू वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द नेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन इज नोन एज इट्स क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसकी क्यू वैल्यू। अब क्यू वैल्यू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमने एक रिएक्शन लिखी हुई है न्यूक्लियर रिएक्शन x प्लस ए से आपको क्या बन रहा है, y प्लस बी बन रहा है। अब अगर मैंने मान लिया कि एक्स ए वाई बी का जो मास है तो वो क्या है, एम एक्स एम एम वाई एम बी, मास किस किस का है, एक्स का, बी का, ए का, वाई का एंड बी का। तो जब रिएक्शंस होती है तो रिएक्शंस में आपको पता है जो रिएक्शंस हो रही है तो क्या हो सकता है रिएक्शन में मास चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो मास चेंज हो रहा है तो वो जो मास में जो डिफेक्ट आ रहा है, अगर हम डिफेक्ट करें और चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है मास में, वो हो सकता है मास कम हो रहा हो, यानी जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका जो मास है प्रोडक्ट का वो कम हो, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट का मास है वो ज्यादा हो। लेकिन आपको पता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें मास प्लस एनर्जी कंजर्व रहता है, यानी कि अगर मास में कहीं ना कहीं अगर कोई कमी है तो वो इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमने पढ़ा हुआ है। तो अगेन, तो अगर सपोज करो किसी रिएक्शन में मास में चेंज डेल एम है, जहां डेल एम क्या है, इट इज द चेंज इन मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो मास में चेंज हो जाए उसको हम एनर्जी की टर्म्स में अगर देखें तो Q इजिकल टू क्या होगा, डेल एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस E इजिकल टू एम सी स्क्वायर जैसे होता है। तो Q इजिकल टू क्या होगा, जी मास और इंटू सी स्क्वायर, जहाँ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये जो मास चेंज हो रहा है इसी के अकॉर्डिंग आपका एनर्जी आपको पता चलेगी कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। सपोज करो कि रिएक्टेंस का जो ये जो स्टार्टिंग में है इनिशियली, इन दोनों का जो मास है वो ज्यादा हो, लेकिन जो आपका रिएक्शन जब हुई है उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट में मतलब न्यू न्यूक्लियर बना है, तो इनका जो मास है वो कम हो। तो यानी जो अगेन मास जो लेस हुआ है वो किसके फॉर्मेशन में निकलेगा, किसके टर्म्स में निकलेगा, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इस केस में एनर्जी का एमिशन होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनका मास कम हो लेकिन जो आपका ये न्यू बने इनके मास ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी आपने उसको दी है
तभी तो दी हुई एनर्जी इसमें क्या हो रहा है, मास इसको ऐड करके आपका प्रोडक्ट का मास इंक्रीज कर रही है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्यू की वैल्यू माइनस या प्लस, दो टाइप की कंडीशन हमने कंसिडर किए हैं। अगर क्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब इनिशियली मास ज्यादा है, फाइनल का कम है, तो उस केस में एनर्जी कैसे, रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि वो जो मास में जो डिफेक्ट हुआ है यानी जो मास कम हुआ है वो किसकी टर्म्स में निकलेगा, एनर्जी की टर्म्स में। लेकिन अगर क्यू की वैल्यू नेगेटिव हो यानी कि जो फाइनल जो मास है वो ज्यादा हो देन इनिशियल, तो उस केस में क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्योंकि वो एक्स्ट्रा मास इसमें कहां से आया है, जो इसको एनर्जी मिली है वो किसकी टर्म्स में कन्वर्ट हो गया, मास की टर्म्स में। ठीक है, तो ये आपका क्यू वैल्यू की बात की गई है। क्यू वैल्यू को हम दूसरी तरीके से, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है क्यू वैल्यू, इट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इनिशियल। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में कहें तो बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, एक्स से वाई बन रहा है, तो क्यू वैल्यू को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्यू वैल्यू है। मैं एक सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ। सपोज करो कोई रिएक्शन हुई, पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियर बना, तो क्यू वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वाई माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। ठीक है, अगेन जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी होती है एब्सॉर्ब या रिलीज होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, तो अब हम वो देखते हैं। तो अब अभी आपने जब न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात की थी तो हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो नंबर ऑफ आपका न्यूक्लियॉन्स हैं दोनों साइड वो क्या रहते हैं, आपके कंजर्व रहते हैं। ठीक है, दोनों साइड चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को जैसे अगर हम बैलेंस करने की बात आए, अगर हम इस तरह की इक्वेशंस लिखी और आपको उनको कंप्लीट करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए आपको जो जो आपको यूज होगा उनमें से कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट्स है मैं आप लिख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए इनको कैसे लिखते हैं। आप प्रोटॉन को अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो किस तरीके से प्रोटॉन को लिखेंगे, या अगर आप किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन्स का जो है प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम वो लिखते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को हम P ना लिख के हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में कैसे लिखते हैं उसको, 1H1। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, व्हाट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी 1H1। ठीक है, इसी में अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं आपको पता है, 0N1। इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिखते हैं, -1E0। पॉजिट्रॉन को आप कैसे लिखते हैं, +1E0। ठीक है, न्यूट्रिनो तो न्यूट्रिनो को न्यू, और एंटी न्यूट्रिनो इसको आप लिखते हैं न्यू बार। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को आप क्या लिखते हैं, 2He4। ठीक है, इस तरीके से आपका इनकी हेल्प से अगर हम देखें न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन देखेंगे तो ये आपकी रिएक्शन है, यहाँ पर इसको बैलेंस करना है हमें। अब हमें सबसे पहले दोनों साइड ये देखना है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें वो कंजर्व है या नहीं है। ठीक है, उसके कंजर्व करेंगे अगर हम तो अपने आप की रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। सबसे पहले बात करें इधर कितना है Z,
90, इधर कितना है 88, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इधर तो है 90, इधर 88 है, कितने कम है 2। तो यहाँ पर जो आएगा उसके नंबर ऑफ बात करें यानी एटॉमिक नंबर की बात करें वो कितना होगा 2 होगा, आपको पता चल गया। अब आपको ये पता चल गया एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, हीलियम का, ठीक है, हीलियम आ गया। न्यूक्लियर रिएक्शन बात कर रहे हैं तो हीलियम आ गया, तो यानी हीलियम का न्यूक्लियस आ गया। अब हीलियम के न्यूक्लियस में आपको पता है, अब ऊपर देख लेते हैं ये कितना है, इधर 232, इधर है 228, तो कितने कम है अगर इधर के कंपैरिजन में देखें तो 4, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यानी इस रिएक्शन में क्या हुआ है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ है, ठीक है। तो यानी दोनों तरफ जेड और ए अगर देखें, दोनों साइड जेड और ए क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए उनका सम। इधर देखें जेड कितना है 90, इधर कितना हो गया 90, ए कितना है इधर 232, इधर कितना है 232, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इधर आप देखें जेड देखें टोटल कितना है 4 + 2 कितना है 6, इधर कितना है 6, यानी जेड तो बैलेंस है। अब ऊपर देख लेते हैं, बात क्या करते हैं 9 + 4 यानी 13, यहाँ पर है 12, यानी कितना कम है 1 यूनिट कम है। लेकिन अब आपको कुछ ऐसा यहाँ पर लाना है बैलेंस करने के लिए कि उसमें जेड तो वो जेड को तो चेंज ना करे, लेकिन जो मास नंबर है उसको चेंज कर दे, ठीक है, यानी उसको एक इंक्रीज कर दे, ताकि इधर आपका टोटल कितना हो जाए, आपका 13 हो जाए। तो इनमें से देखें तो अगर मैं इसको डालूं, अगर मैं सपोज करो प्रोटॉन को यहाँ लिखता हूं, तो प्रोटॉन अगर मैं लिखूंगा ये तो 13 हो जाएगा, लेकिन ये 7 हो जाएगा, तो प्रोटॉन तो नहीं आ पाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन में रखूं यहाँ पर तो माइनस होगा, यानी कि इधर जेड 5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें न्यूट्रॉन को अगर मैं लिखूं यानी 0n1, तो जेड तो अभी भी 6 है, लेकिन आपका अब ए कितना हो गया टोटल 13। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने किसको यूज किया, न्यूट्रॉन को। नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में अगर ध्यान से देखें कितना 11, यहाँ पर कितना 12, यानी इसमें एक ज्यादा है, तो इसको एक कम करने के लिए माइनस वाला चाहिए ना जेड, तो जेड माइनस किस में होता है, जेड -1। अब ऊपर तो 14 है, यानी जब जेड -1 इधर आ गया तो वो किस में हो गया, तो क्या आएगा बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें 7 है, इधर 6 है, यानी इधर एक कम है, तो यानी कि जेड यहाँ पर एक आपने लिख दिया। ऊपर कितना है 13 है, यानी अब ऐसा कौन है जो ऊपर चेंज ना करे अगेन, तो क्या निकल रहा है इसमें, पॉजिट्रॉन। लेकिन एक और बात, इन दोनों रिएक्शन में एक बात ध्यान रखना, ये जो है बीटा इलेक्ट्रॉन है, माइनस आपका इलेक्ट्रॉन यानी माइनस बीटा डीके, और जब बीटा डीके होता है तो उसके साथ एक और पार्टिकल निकलता है, अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स में आपका हमेशा बीटा जो पार्टिकल्स निकलता है, चाहे वो माइनस डीके हो चाहे वो प्लस डीके हो, उसके साथ एक और पार्टिकल निकलता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ कौन निकलता है आपका, न्यूट्रिनो, और पॉजिट्रॉन के साथ कौन निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो अब ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन देखें यहाँ पर, तो 5 + 0 यानी 5 है, इधर कितना है 2, यानी यहाँ पर कितना आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है। अब ऊपर कितना है 10 + 1 11, इधर कितना है 4, यानी कितने का है यहाँ पर 7। अब 3 जो है एटॉमिक नंबर किसका होता है, लिथियम, यानी यहाँ पर कौन सा आएगा, Li। तो इस तरीके से आप रिएक्शंस बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आपको ये आना चाहिए, तो आप हमेशा याद रखें कि दोनों साइड जो जेड और ए है उनका सम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर सेम नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपका Q वैल्यू यानी आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियस X दे रखा है, मास नंबर इसका 100 है, डिसइंटीग्रेट इनटू 2 लाइट न्यूक्लियाई Y एंड Z। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन X Y Z की दे रखी है रेस्पेक्टिवली 7, 7.5 एंड 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली, देन हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है ये आपको फाइंड करना है। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो कैसे लिखूंगा, Y और Z बन रहा है आपका, ठीक है, और उसके साथ आपका क्या निकल रहा है, एनर्जी। आपको ये एनर्जी फाइंड करनी है क्यों। तो अगेन आपको बिफोर आपका इनिशियली टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, फाइनल कितनी है,
उसको अगर आपको फाइंड कर लें तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं, E1 मैंने उसको नाम दे दिया है। तो आपको पता है पर न्यूक्लियन दे रखी है, यानी एक न्यूक्लियन के लिए आपको दे रखी है कितनी है 7। तो 100 के लिए कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे 7 इंटू 100, तो कितना आ गई 700 MeV। ठीक है, अब टोटल एनर्जी ऑफ y और z, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल में x अकेला है तो उसकी केवल हमने अकेले की एनर्जी लिखी है। अगर यहाँ पर उसके साथ एक और होता तो उसकी भी एनर्जी को हम ऐड करते। अगर हम करें y एंड z की, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y एंड z, तो वो कितनी होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें y में कितने आपके हैं, एनर्जी है उसकी 7.5, एक न्यूक्लियन की कितने न्यूक्लियन है 60, प्लस जेड में देखें तो जेड की एक की कितनी है 8, और कितने आपके वो हैं न्यूक्लियन। तो टोटल एनर्जी की बात करें तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ आएगा ये। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई आपकी ये 770 MeV। तो Q वैल्यू क्या हो गई, इसको हम नाम दे देते हैं E2। ठीक है, तो क्या होगा E2 माइनस E1, यानी 770 माइनस 700, तो कितना आ गया 70 MeV। तो दिस इज एनर्जी रिलीज्ड इन रिएक्शन। ठीक है, तो कितना है 70, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, यानी जो इनिशियली जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है प्लस जो आपका फाइनल बाइंडिंग एनर्जी है, उनको अगर हम देखें डिफरेंस, तो वो थोड़ा सा रहे, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंग आपका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्यू वैल्यू से आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से क्यू वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी आपकी बाइंडिंग एनर्जी और इन दोनों की टोटल बाइंडिंग एनर्जी, उनका डिफरेंस देखेंगे तो आप देखें इनिशियली क्या थी 700 और बाद में कितनी है 770। तो कंजर्व रखने के लिए 70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है, ये कंजर्वेशन लॉ आपका क्या होता है। तो ये आपका इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो एनर्जी है वो पर न्यूक्लियन दी है या केवल आपका बाइंडिंग एनर्जी टोटल दी हुई है।